फिर मैं घर चला जाऊंगा मुन्नी को लेके। अरे हमारी सबसे बड़ी आदत होती है हमारी सोच। जब तक ये आदत नहीं बदलती तब तक हालात नहीं बदलते हैं। जी बोलिए। मैंने अपने बेटे का खून किया है, मार दिया उसको जान से, खत्म कर दिया सब कुछ। साहब एक मिनट साहब सुनिए। साहब ये मेरे ससुर है साहब, और इन्होंने आपसे जो भी कहा है साहब झूठ कहा है। मैंने मारा अपने शौहर को, समीर को मैंने मारा है साहब। सबीना तू घर जा। साहब ये झूठ बोल रही है, ये मुझे बचाना चाहती है साहब। नहीं साहब मैं सच कह रही हूँ, समीर का कत्ल मैंने ही किया है साहब। सबीना मैंने कहा ना तू घर जा। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में काम करने वाले रहमत शेख, जिनकी उम्र करीब 60 साल की है, वो एक दिन करमपुर पुलिस स्टेशन में आते हैं और अपने इकलौते बेटे की हत्या का जुर्म कबूलते हैं। उसी समय वहां पर मरने वाले समीर शेख की पत्नी सबीना शेख भी आती है और कहती है कि ये कत्ल रहमत ने नहीं बल्कि उसने किया है। कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच? क्या सबीना सिर्फ अपने ससुर को बचाना चाहती थी? आखिर किसने मारा था समीर को? ठीक है, आपने मारा अपने बेटे को, तो बताइए लाश कहां पर है? सर, हाँ संतोष, हमारे पास एक केस आया जिसमें दो लोग एक ही कत्ल की बात कबूल रहे हैं। अब दोनों में सच कौन बोल रहा है पता नहीं। तुम एक टीम लेकर उस लोकेशन पर जाओ जो रहमत शेख ने बताई है। यस सर। अब समीर की लाश ही सारा सच बोलेगी। सुमंत, इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें रिश्तों की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। रहमत जी, आपने पहले भी अपने बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की है। इस बार ऐसा क्या हुआ जो आपने इतना बड़ा कदम उठाना ठीक समझा? हर बाप जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं करता है कि बड़ा होके उसी पर वो उंगली उठाए। समीर जब पैदा हुआ था तो हमारे घर में खुशियों का माहौल था। मुबारक हो। शुक्रिया, आप लोगों को भी मुबारक हो। शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो। इसको गोद में ले लो। अरे वाह 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 वाह। कुछ 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 मुझे तो लगा था कि मुझ पर जाएगा, लेकिन ये तो अपनी अम्मी पे गया है। खोलता है आंख, खोलता है आंखें, खोलता है। चुक 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 चुक। उसने जब मेरी उंगली पकड़ी थी तो मैंने सोचा था बहुत अच्छे से उसकी परवरिश करूंगा और बड़ा होकर वो मेरा सहारा बनेगा। ये वाला देखो, ये वाला देखो।
और ये देखो मंकी कैसे बोलता है। जब आप दोनों में इतना प्यार था तो फिर बाद में क्या हुआ? समीर मेरा बेटा नहीं, मेरा ख्वाब था। समीर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था और बड़े होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता था। मगर एक एक्सीडेंट में समीर का बायां पैर खराब हो गया। पैर खराब होने की वजह से वो कभी भी दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाया। यही उसका एक इकलौता ख्वाब था जो पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने बाप होने के नाते उसको बहुत समझाया, बहुत कोशिश की हर तरह से कि बेटा पैर खराब होने की वजह से किसी इंसान की किस्मत नहीं खराब हो जाती है। प्यार से समझाया, डांट से समझाया, हर तरीका अपनाया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वक्त के साथ साथ समीर चिड़चिड़ा होता चला गया और फिर अपने आपे से बाहर निकल गया। ह्यूमन साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के हिसाब से जब किसी इंसान को ऐसी चोट लगती है जिसका सीधा संबंध उसकी जिंदगी के लक्ष्य से होता है तो उसे गहरा आघात पहुंचता है। समीर की दिखने वाली चोट तो ठीक हो गई थी, लेकिन उसका जो घाव था वो उसके जहन में अब भी बाकी था, जो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। अब मेरे रिटायरमेंट को सिर्फ 5 ही साल बचे हैं। देख समीर, मैं तुझे अपने पैरों पर खड़े हुए देखना चाहता हूं। दुनिया भी उसी का साथ देती है जो उनका साथ दे। अरे जिस तरह से तू चल रहा है ना, उस तरह से तू अपना ही साथ देने के लायक नहीं बचेगा। क्या रोज रोज की खिटखिट लगा के रखी है? अरे जिससे तू खिटखिट बोल रहा है ना, बड़ा होने के नाते समझा रहा हूँ। पॉलिटेक्निक के कोर्स के लिए तुझे पैसे दिए थे, अपने निकम्मे दोस्तों के साथ तूने उड़ा दिए। जिंदगी मेरी है और मुझे खुद पता है मुझे कौन सी टेक्निक कहाँ लगानी है। और आपने ये रोज रोज की ना लेक्चरबाजी बंद कर दो। अरे और कुछ नहीं तो अपनी इस छोटी बहन का ख्याल कर। कैसे करेगा इसका निकाह? मैं क्यों करूंगा इसका निकाह? आपने पैदा किया है ना, तो आप करेंगे इसका निकाह। और पैसे की इतनी फिक्र हो रही है ना, तो अम्मी को इतनी महंगी गोलियां देने के साथ साथ एक 4 रुपए की सल्फास की गोली दे दो। पैसे भी बचेंगे और उन्हें जन्नत भी नसीब होगी। आप ज्यादा परेशान मत होइए, समीर अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। अरे कब समझेगा अपनी जिम्मेदारियों को? मैंने तो सारी उम्मीद ही खो दी है। अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ऐसा करते हैं, उसका निकाह करा देते हैं। बीवी और बच्चों का बोझ इंसान को जिम्मेदार बना देता है। और फिर मेरी बीवी ने मुझे सलाह दी, किसी अच्छी लड़की को देखकर समीर के साथ उसका निकाह करा दीजिए। पहले मैं इस सलाह के बिल्कुल खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी लड़की की जिंदगी समीर के साथ बर्बाद हो। और फिर मुझे बीवी की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े। मुझे भी उसकी जिद में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और फिर हमने समीर का निकाह सबीना के साथ करवा दिया।
देखने तो दे जरा। अरे क्या हुआ? अरे सुहाग रात है मेरी, वैसे निकाह हुआ है हमारा। सुनो तो, छोड़िए। अरे सुनो तो, छोड़िए हमें। अरे छोड़िए। छोड़िए मुझे, छोड़िए हमें। पता शोर तेरा शोर। छोड़िए। अरे नूर, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं आ गई हूँ ना, अब मैं संभाल लूंगी, मुझे करने दो। अभी कल ही तो आपका निकाह हुआ है और अभी से आप ये सब करोगी? नहीं नहीं, तुम ये सब छोड़ो, अब बस ससुराल जाने की तैयारी करो और ये सीखो कि सास ससुर का ध्यान कैसे रखते हैं। हाँ, मैं ये सब कर लूंगी। अरे भाभी, ये आपका हाथ कैसे कट गया? रुखसती के वक्त इधर उधर कहीं से लग गया होगा, ध्यान नहीं रहा ना। ये चाय हो गई? हाँ भाभी, मैं अम्मी अबू को चाय देती हूँ, आप सब्जी काट। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जो समीर मेरे साथ कर रहा था, उसके बारे में मैं सिर्फ अपनी अम्मी को ही कह सकती थी। जब मैंने अम्मी को सब बताया तो उन्होंने मेरी इस बात को तवज्जो ही नहीं दी। उनका कहना था कि हर निकाह में ये सब होता रहता है, मेरा निकाह नया है इसीलिए शायद मुझे ये सब अजीब लग रहा है। अम्मी ने कहा कि मैं सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करूं, लेकिन समीर ने मुझे सब कुछ भुलाने नहीं दिया। मैं सब कुछ सहती रही। मैंने समीर के अम्मी और अब्बू को कुछ नहीं बताया। वो अच्छे लोग थे साहब, मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैरिटल रेप यानी कि पति द्वारा पत्नी का बलात्कार हमारे समाज का एक घिनौना आईना है और ज्यादातर केसेस में तो इस बात को हमारे समाज में दबा दिया जाता है या नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहां तक कि कई केसेस में तो पत्नियां इसे अपनी किस्मत मान बैठती हैं। लेकिन ये चुप्पी इस समस्या का हल नहीं बल्कि बलात्कार करने वाले को बढ़ावा देना है और यही समीर और सबीना के केस में हुआ। हमारे एक गलत फैसले से सबीना की जिंदगी बर्बाद हो गई। हमने सोचा था कि इस निकाह की वजह से हमारा बेटा समीर सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबीना की जिंदगी पर क्या गुजरेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। समीर की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल था। मेरे खून पसीने की कमाई है, तुझे अय्याशी में उड़ाने नहीं दूंगा मैं।
अगर तेरी पैदाइश के वक्त मुझे पता होता ना कि इस घर में शैतान जन्म लेने वाला है तो उसी वक्त तेरा गला घोंट देता मैं। छाती पर लेके जाओगे पैसा? हाँ, करोगे क्या इसका? इस मरियल बुढ़िया पे खर्चा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। घर तो आपसे चलता नहीं, लेकिन जुबान दिन रात चलती है। मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की ना तो इस घर के साथ साथ इस घर की हर चीज बेच दूंगा, समझे? बात समीर की वो आदतें, उसका गुस्सा, उसका पागलपन, इन सबसे कहीं ना कहीं घर को खतरा था, जो मुझे अब साफ साफ महसूस हो रहा था। आज उसने पैसे चुराकर हमारे साथ बदतमीजी की, कल को घर के सारे पैसे खत्म हो जाते, वो किसी भी नीच हरकत पर उतर सकता था। वो मेरी बेटी नूर को भी भेज सकता था, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने हर नाकाम कोशिश की उसकी गंदी आदतों को खत्म करने की, लेकिन उसकी गंदी आदतें खत्म नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया, मार दिया उसे, मार दिया उसे। ये आदमी अपनी खिचड़ी पका रहा है सर। जहां पर इसने बताया था हमने पूरी तरह सर्च किया, पर बॉडी नहीं मिली सर। ठीक है संतोष, इसका मतलब सबरीना ठीक कह रही थी। रहमत ये सब उसे बचाने के लिए कर रहा है। मैं सब कुछ सहती रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा साहब समीर को अक्ल आ जाएगी, वो एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन इस बार जो उसने किया मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। हेलो जी, चाहिए आपको? घर के बाद ये सब शराब क्या कम थी जो तुम की फांसी में उतर है? तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? हाँ, तुझे तो मुझसे सारे मजे मिलते हैं ना, या मैंने कोई कसर छोड़ी है? अभी इसके आगे मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, जीऊं मरूं सोऊं पीऊं, तू होती कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाली? हाँ? चल। क्या करा तू? बे मेरी बीवी है, दिक्कत हो रही है तेरे को? हाँ, दिक्कत हो रही है तेरे को? चले जाते। तेरे को सिखाएगी तू? हाँ? तेरी यही औकात है, इसे समझ और अपनी औकात में रह। जो जिल्लत में बंद कमरे में सहती रही वो अब पूरी दुनिया के सामने थी। सब एक औरत अपने शौहर की मार तो सह सकती है, लेकिन वफाई पर वार नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई साहब, मार डाला मैंने उसे।
मार डाला मैंने। सबीना, तुमने अपने पति को कहां मारा और कहां ठिकाने लगाया उसकी लाश को? बोलो सबीना। साहब यही मारा था मैंने उसे। हमारा था तो फिर लाश किधर है? मालूम नहीं साहब, यही होनी चाहिए थी। सुमन, एक काम करो, सारी एरिया चेक करो। सर, लाश कहीं नहीं मिली। सबीना, अगर तुमने अपने पति को मारा है तो फिर लाश किधर है? देखो, तुम बहू और ससुर पुलिस से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि पुलिस का डंडा जब घूमता है ना तो गड़े मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। एक लाश क्या चीज है? लेकिन साहब, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, मैंने उसे यही मारा था। और साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? झूठ तो वो बोलता है जो सज़ा से बचना चाहता है। मैं तो अपना जुर्म खुद कबूल कर रही हूँ। अब तक ऐसा लग रहा था कि रहमत और सबीना दोनों ही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चार्जशीट फाइल करने से पहले समीर की बॉडी मिलना बहुत जरूरी था। क्या सबीना और रहमत एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या अब भी ऐसी कुछ बातें थीं जो उन्होंने दिल्ली पुलिस को नहीं बताई थी? और यही जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने समीर से जुड़े हर उस शख्स से पूछताछ शुरू कर दी जो कि समीर के परिवार को जानता था। इधर देखो। साहिब, कहीं भी कुछ नहीं मिला। हाँ साहब, समीर और सबीना में मनमुटाव तो था। अक्सर उनके घर से मारपीट की आवाज़ें भी आती रहती थी। समीर के पिताजी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर पता नहीं समीर ऐसे कैसे निकल गया। अक्सर शराब पीकर हंगामा करना जैसे उसकी रोज़ की आदत हो गई थी। नशे में तो किसी को भी गालियां देने लगता था साहब। हम लोग तो उससे परेशान हो गए थे। एक रात को तो मेरे घर के बाहर आकर उसने बहुत सारी गालियां दी। रहमत भाई तो उससे परेशान हो गए थे। उनका तो घर से निकलना मुश्किल कर दिया था उसने। झगड़ा तो उसका सबके साथ होता था साहब। बीबी को मारता था। एक रोज तो उसने रहमत चाचा को भी मारा था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। उस रोज तो रात को भी उसने रहमत चाचा के साथ झगड़ा किया था। सर, ये केस खुद चल के हमारे पुलिस स्टेशन आता है और 2 लोग खुद को मुजरिम बताते हैं। समीर के बारे में जो इन दोनों ने बताया, पड़ोसियों के स्टेटमेंट के हिसाब से समीर बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन सर, क्या ये हो सकता है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हो? ये हो सकता है कि समीर मिसिंग हो, मरा नहीं है। और अगर वो मरा है तो उसकी लाश कहाँ है? क्योंकि सर, जब तक हमें लाश नहीं मिलती हम कैसे मान लें कि समीर मर चुका है? सुमंत, यही तो जानना है कि आखिर समीर की लाश गई कहाँ। और यहाँ ये दोनों सबीना और रहमत खुद की अपनी खिचड़ी पकाए जा रहे हैं। इस पूरी स्टोरी में कोई तीसरी कड़ी जरूर है जिसका पता हमें जल्द से जल्द लगाना होगा ये सारी गुत्थी सुलझाने के लिए। आप दोनों के बताए जगहों पे तो बॉडी मिली नहीं, तो बॉडी को आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? आखिर हुआ क्या? अब तो ऐसा लगता है कि आप दोनों के बाद समीर खुद आकर यहां पर अपने मर्डर की बात कबूलेगा। आखिर माजरा क्या है रहमत साहब? क्यों झूठ बोल के हमें घुमा रहे हो? अपनी उम्र का लिहाज करो। अच्छा नहीं लगेगा इस उम्र में अगर हमें अपने स्टाइल में आपको घुमाना पड़े तो। साहब, मैंने ही मारा है अपने बेटे को। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? और झूठ बोलकर फायदा क्या होगा? आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अनीस से पूछ लीजिए।
सर, अनीस की कुंडली निकाल ली है। पहले भी 2 मर्डर और 3 हाफ मर्डर कर चुका है। फिलहाल बेल पे बाहर है। उसका घर का पता भी रहमत ने दे दिया है। सुमंत, ऐसे लोग क्राइम के बाद उन अड्डों पे नहीं मिलते जहां पर वो अक्सर मिला करते हैं। यानी जरूर किसी बिल में छुपा होगा। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ चारों तरफ सर्कुलेट कराओ और अपने हर खबरी को आगाह कर दो। समीर की लाश का पता अब अनीस ही बता सकता है। अनीस कहाँ है? पता नहीं साहब, 3 दिन से घर नहीं आया। हम लोग भी चिंता कर रहे हैं। अगर वो आपको कांटेक्ट करता है तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे। सलाम साहब। कोई खबर नहीं साहब। दिल्ली का चप्पा चप्पा छान मारा। ठीक है, अनीस की कोई भी खबर मिले पहले मुझे फ़ोन करना। ठीक है साहब, सलाम। अनीस हो रहा। साहब, वो बुढ़ा झूठ बोल रहा है साहब। वो सटिया गया है साहब। सच्ची बता रहा हूँ, ये गलत काम मैंने कब के छोड़ दिए। हाँ, ये बात सच है कि ये सब काम मैं करता था, लेकिन ये सब काम मैंने बहुत पहले छोड़ दिया साहब। हाँ ठीक है, मैं उसके लड़के को जानता था। वो बुढ़ा हमारे एरिया में रहता था ना साहब। अब उसे किसी का नाम सूझा नहीं तो जबरदस्ती मेरा नाम ले रहा है साहब। फंसा रहा है साहब वो मेरे को। सच बोल रहा हूँ, खुदा की कसम। अब तक इस केस में जितने भी नाम सामने आए थे उनमें से किसी को भी मुजरिम साबित करना आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर किसी को अरेस्ट किया जा सके। और कानूनन अब पुलिस इन तीनों को 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकती थी, इसलिए मजबूरन उन्हें सबीना, रहमत और अनीस को छोड़ना पड़ा। रहमत साहब, फिलहाल हम आपको घर जाने दे रहे हैं, क्योंकि जब तक समीर की बॉडी नहीं मिलती हम कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। समीर की बॉडी को हम तलाश रहे हैं और बहुत जल्द इस केस की सारी परतें खुल जाएंगी। अनीस, अभी तुझे जाने दे रहा हूं, क्योंकि हम अब भी डेड बॉडी की तलाश कर रहे हैं, जिसके बिना केस आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन तू जब तक बेल पर बाहर है ना, इस थाने में शक्ल दिखाते रहना। हाँ साहब, शक्ल दिखाते रहूंगा साहब।
सर ये वाटर मिली है सर, और इसमें हल्का सा ब्लड भी दिख रहा है। मैंने कहा ना, पुलिस के सामने मैं जाऊंगा। सारी गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। नहीं अब्बू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अम्मी और नूर का ध्यान कौन रखेगा? क्या नूर से कोई निकाह करेगा जब सबको ये पता चलेगा कि समीर को आपने मारा है? नहीं अब्बू, ये सही नहीं है। सबीना, एक बार मैं तुम्हें दलदल में धकेल चुका हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाप होने का फर्ज सही तरीके से नहीं निभा पाया। अगर मैं ये फर्ज सही तरीके से निभाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं जा रहा हूँ, तुम नूर और अम्मी का ख्याल रखना। अब्बू 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 सुनिए अब्बू। अम्मी, नूर, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब्बू बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। मैं हूं ना, मैं छुड़वाऊंगी अब्बू को। तुम अपना और अम्मी का ध्यान रखो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी इस घर को अब्बू की बहुत ज़रूरत है। मैं सब संभाल लूंगी। भाभी सुनिए तो। अरे सलाम साहब, जानते हो दोनों को? हाँ, ये दोनों तो हमारे परमानेंट कस्टमर हैं। ये समीर है और ये अनीस है। आखिरी बार कब आए थे? ये कोई 4-5 दिन पहले, लेकिन उसके बाद नहीं आए। साथ में आए थे? दोनों साथ में आए थे और दोनों साथ में यहाँ से गए भी। फिर उसके थोड़ी देर बाद अनीस आया और एक बोतल लेकर यहाँ से चला गया। कौन सी बोतल ले गया था अनीस? ये वाली सर। क्या अनीस, मर्डर भी अकेला करेगा, बॉडी का क्रियाक्रम भी अकेला करेगा? बड़ा खुदगर्ज टाइप का है रे तू। थाने तो साथ साथ चलेगा ना? पकड़ उसको, पकड़, वो तो शादी कर रहा था। चलेगा साल छोड़ तू। चल मर जाएगा साहब पे, सब मर जाएगा। बता दो साहब, सब सच बताता हूँ साहब। मैंने ही समीर को मारा था साहब, लेकिन इसकी सुपारी रहमत चाचा ने दी थी साहब। एक दिन वो घर पे आए थे साहब,
चाचा एक बार फिर से सोच लो। हमारा क्या जाएगा, तुम्हारा बेटा चले जाएगा। अरे बेटे की सुपारी दे रहे हो, किसी दुश्मन की नहीं। बोले तो उसके हाथ पैर ही तोड़ देता हूँ, इतने में सुधर जाएगा वो। चल अनीस, ज्यादा हो गई आज। तू कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएगा और कैसे जाएगा? आज भी गाड़ी लेके आया तू? हाँ चल। तो डाल दो शीला, फिर मैं घर चला जा मुन्नी को लेके। अरे हाँ अनीस, तेरे बाप ने तेरी सुपारी दी थी, मारना तो था ही तुझे। तो फिर लाश जलाने की नौबत क्यों आई? साहब, आप लोगों को मुझ पे शक हो गया था, इसलिए मैं भी डर गया था साहब। इसलिए मैंने फैसला किया कि लाश को जला डालूं साहब। तो साहब वो लाश ही नहीं रहेगी तो फिर सबूत ही नहीं रहेगा ना साहब। मैं अपने गुनाहों की सज़ा तो पाना चाहता ही था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मेरा गुनाह सिर्फ उतना नहीं है जिसकी कोर्ट सज़ा देगा। मैंने सबीना की ज़िंदगी बर्बाद की है। मैं समीर को गलत रास्ते पर जाने से रोक ना सका। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। सारी गलती मेरी है। शराब या किसी भी प्रकार का नशा इंसान को खोखला बना देता है, और जब नशे की लत नशा करने वाले के ऊपर हावी हो जाती है तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज हमारे देश में ऐसे कई रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं जहां पर इस नशे की आदत से निजात दिलाने के लिए फ्री सहायता भी दी जाती है। और यही नशे की लत समीर के परिवार को भी तबाह कर रही थी, लेकिन रहमत ने जो किया उसने इस पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया। हम सभी अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है,
लेकिन उसकी कीमत किसी की जान नहीं हो सकती। रहमत के एक गलत फैसले का हर्जाना आज पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार का सबसे समझदार और जिम्मेदार सदस्य रहमत शेख आज जेल की सलाखों के पीछे है। समीर की बॉडी रिकवर होते ही रहमत और अनीस को हत्या और हत्या की साजिश के लिए अरेस्ट कर लिया गया। अब अपनी बची हुई जिंदगी वो जेल में गुजारेंगे। रहमत का फैसला आज उसके लिए एक सबक बन गया और हम सब के लिए सीख कि कैसे गलत फैसला पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को और सीख हम सबको। जय हिंद।